मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त को पढ़ रहे थे और उसकी व्याख्या को समझ रहे थे। तो उसी क्रम में इस नाटक की व्याख्या को बढ़ाते हुए आज द्वितीय अंक की जो कहानी है या कथा उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आज आप ध्यान से सुनेंगे। उद्भांड में सिंधु तट पर ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे कार्नेलिया सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में खुश रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। ये कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं। भूल तो नहीं गई, गाती है। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरते ढुलकाते सुख मेरे। मदिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अरुण, यह मधुमय देश हमारा। तो कार्नेलिया जो सिल्यूकस की पुत्री हैं, वे इस गीत को गा रही हैं और इस गीत में वे भारत देश की प्रशंसा कर रही हैं। वे यहाँ की प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं, यहाँ के लोगों के मानवीय गुणों से प्रभावित होकर के उनका गुणगान कर रही हैं। और कुल मिलाकर वे इस देश से बड़ी प्रभावित हैं और इस देश के सौंदर्य और यहाँ के लोगों की वह प्रशंसा कर रही है। फिलिप्स प्रवेशकर, कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया। तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है, चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी विलंब। कार्नेलिया, फिलिप्स, ये तुम हो। आज दारा की कन्या वाल्मीक जाएगी। फिलिप्स, दारा की कन्या नहीं कुमारी, साम्राज्ञी कहो। कार्नेलिया, असंभव है फिलिप्स। ग्रीक लोग केवल देशों का विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया। वह देव कुमारी सी सुंदर बालिका साम्राज्ञी कहने पर तिलमिला जाती है। उसे ये विश्वास है कि वह एक महान साम्राज्य की लूट में मिली हुई दासी है, परने प्रेरिता की पत्नी नहीं। यहाँ कार्नेलिया फिलिप्स जो सिकंदर का एक क्षत्रप या एक सेनापति है, उसे समझाती हुई कह रही हैं कि आपने इस देश की राजकुमारी को अपनी विजय के फलस्वरूप जीत लिया है, लेकिन वह अपने आप को अब राजकुमारी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि उसे अब वैसा सम्मान प्राप्त होने वाला नहीं है।
और जो ग्रीक लोग हैं वे समझते हैं कि देशों पर विजय करके वे लोगों के दिलों को भी जीत लेंगे। ऐसा नहीं है। फिलिप्स कुमारी, पढ़ने के सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ? कार्नेलिया, यदि पढ़ने हो। फिलिप्स पूछ रहा है कि हे राजकुमारी, क्या प्रेम के सामने साम्राज्य तुच्छ या कुछ मायने नहीं रखता? कार्नेलिया कह रही है, यदि वास्तव में प्रेम हो तो जो प्रेम है वह साम्राज्य से भी बढ़कर है। फिलिप्स, पढ़ने तो मेरा हृदय पहचानता है। कार्नेलिया हंसकर, ओह, ये तो बड़ी विचित्र बात है। फिलिप्स कुमारी, क्या तुम मेरे प्रेम की हंसी उड़ाती हो? कार्नेलिया, नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। फिलिप्स गंभीर होकर, मैं पूछने आया हूँ कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सब स्त्रियां सकंधा में साम्राज्ञी के साथ जा रही हैं, क्या तुम भी चलोगी? कार्नेलिया, नहीं, संभवतः पिताजी को यहीं रहना होगा, इसलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं। फिलिप्स कुछ सोचकर, कुमारी, न जाने फिर कब दर्शन हो, इसलिए एक बार इन कोमल करों को चूमने की आज्ञा दो। कार्नेलिया, तुम मेरा अपमान करने का साहस न करो फिलिप्स। फिलिप्स, प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम अंधा है। कार्नेलिया, तुम अपने अंधेपन से दूसरे को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते। फिलिप्स फिलिप्स इधर उधर देखकर, यह नहीं हो सकता है। कार्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता है, वह चिल्लाती है, रक्षा करो, रक्षा करो। चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबाता है। वह गिरकर क्षमा मांगता है, चंद्रगुप्त छोड़ देता है। कार्नेलिया, धन्यवाद आर्यवीर। फिलिप्स लज्जित होकर, कुमारी, प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना को भूल जाओ, क्षमा कर। कार्नेलिया, क्षमा तो कर दूंगी, परंतु भूल नहीं सकती। फिलिप्स, तुम अभी चले जाओ। फिलिप्स नतमस्तक हो जाता है। चंद्रगुप्त, चलिए, आपको शिविर के भीतर पहुंचा दूं। कार्नेलिया, पिताजी कहाँ हैं? उनको ये बात कह देनी होगी, ये घटना नहीं, तुम ही कह देना। चंद्रगुप्त, ओह, वे मुझे बुला गए हैं, मैं जाता हूँ, उनसे कह दूंगा। कार्नेलिया, आप चलिए, मैं आते हूँ। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। एक घटना हो गई। फिलिप्स ने विनती की उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना से और भी किसी का संबंध है, उसे कैसे भूल जाऊं? उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है, वह भी आह, कितना आकर्षक है, कितना तरंग संकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए न उस साधु ने भविष्यवाणी की है भारत सम्राट होने की, उसमें कितनी विनयशील वीरता। यहाँ कार्नेलिया दो व्यक्तियों के बारे में विचार कर रही है। एक फिलिप्स है, जो कि असभ्य योद्धा है और प्रेम को जबरदस्ती प्राप्त करना चाहता है। दूसरी तरफ विनम्र चंद्रगुप्त है, जो स्त्रियों का सम्मान करना चाहता है, और कार्नेलिया चंद्रगुप्त की प्रशंसा कर रही है, वह उसे पसंद करती है। कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर का प्रवेश। सिकंदर, विजय करने की इच्छा क्लांति से मिटती जा रही है। हम तो इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और ये देश वैसे सोया हुआ है। लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्वेगजनक अंश नहीं। अपने ध्यान में दार्शनिक के सदृश निमग्न है। सुनते हैं पौरव ने केवल झेलम के पास का कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिए या केवल देखने के लिए रख छोड़ी है। हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे। सिकंदर, जो यवन राजा है और एक बड़ा सेनापति भी है, तो वह अपने विचार व्यक्त करते हुए कह रहा है कि विजय करने की जो इच्छा है वो थकान होने के कारण मिटती जा रही या कम होती जा रही है।
और वह अपने साथियों से कह रहा है कि हम इतना बड़े आक्रमण करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ इस देश के भारत के जो लोग हैं वे इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है और वे युद्ध करने के लिए जैसे तैयार ही प्रतीत नहीं होते हैं और वे एक दार्शनिक की तरह से मग्न दिखाई देते हैं। यहाँ के राजा पौरव ने झेलम नदी के किनारे कुछ सैनिक भेज रखे हैं और वे निश्चिंत हो गए प्रतीत होते हैं। एनिसाक्रिटीज, मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। सिकंदर, नहीं नहीं, यहाँ के दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके, दांड्यायन को देखा न, थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा। यह अद्भुत देश। एनिसाक्रिटीज, परंतु आम्भिक तो अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला, प्रबंध तो उसने अच्छा कर रखा है। सिकंदर, लोभी है, सुना है कि उसकी एक बहन चिढ़कर सन्यासिनी हो गई। एनिसाक्रिटीज, मुझे विश्वास नहीं होता, इसमें कोई रहस्य होगा, पर एक बात कहूँगा, ऐसे शैल पथ में साम्राज्य की समस्या हल करना कहाँ तक ठीक है, क्यों न शिविर में ही चला जाए। सिकंदर, एनिसाक्रिटीज, फिर तो पर्सिपोलिस का राजमहल छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। एकांत में मुझे कुछ ऐसी बातों पर विचार करना है जिन पर भारत अभियान का भविष्य निर्भर है। मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बातों से बड़ी आशंका हो रही है। भविष्यवाणियां प्राय सत्य होती हैं। एक ओर से फिलिप्स आम्भिक, दूसरी ओर से सिल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश। कहो फिलिप्स, तुम्हें क्या कहना है? फिलिप्स, आम्भिक से पूछ लिया जाए। आम्भिक, यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है। फिलिप्स और उनके सहायक हैं सिल्यूकस। सिल्यूकस क्रोध और आश्चर्य से इतनी नीचता, अभी उस लज्जाजनक अपराध को प्रकट करना बाकी ही रहा, उल्टा अभियोग प्रमाणित करना होगा फिलिप्स, नहीं तो खड़ग इसका न्याय करेगा। तो जब फिलिप्स सिल्यूकस पर आरोप लगाता है कि वह भी सिकंदर के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है, तो सिल्यूकस को गुस्सा आता है और सिल्यूकस कहता है कि फिलिप्स ने जो अपराध किया है, यानी वह उनकी पुत्री कार्नेलिया का अपमान करना चाहता था, जिसकी उन्होंने अभी सिकंदर से शिकायत भी नहीं की है, और अपराध करके भी वह मुझ पर यानी सिल्यूकस पर आरोप लगा करके मुझे अपमानित करना चाहता है या मेरे स्थान को कम करना चाहता है। सिकंदर, उत्तेजित न हो सिल्यूकस। फिलिप्स, तलवार तो कभी का न्याय कर देती, परंतु देवपुत्र का भी जान लेना आवश्यक था, नहीं तो ऐसे निर्लज विद्रोही की हत्या करना पाप नहीं पुण्य है। सिल्यूकस तलवार खींचता है। सिकंदर, तलवार खींचने से अच्छा होता है कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बताओ, तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा? सिल्यूकस, चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्नेलिया को इस नीच फिलिप्स के हाथों अपमानित होने से बचाया है और मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। सिकंदर, परंतु साहस नहीं हुआ, क्यों सिल्यूकस? फिलिप्स, कैसे साहस होता है? इनकी कन्या दांड्यायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है, वहीं पर विद्रोह कारिणी अलका भी आती है और चंद्रगुप्त के लिए यह जनरव फैलाया गया है, जनरव अफवाह कि यही भारत का भावी सम्राट होगा। जो फिलिप्स जो सिल्यूकस से चिढ़ता है, वह सिल्यूकस पर आरोप लगाता है कि इनकी पुत्री जो कार्नेलिया है वो दांड्यायन के आश्रम में भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, वहाँ भारतीय संगीत सीखती है, इसलिए ऐसे प्रतीत होता है कि ये जो सिल्यूकस है ये भी चंद्रगुप्त से या चाणक्य से मिला हुआ प्रतीत होता है।
सिल्यूकस रोक, अपनी अबाध गति से चलने वाली जीप को रोक। सिकंदर, ठहरो सिल्यूकस, तुम अपने को विचाराधीन समझो। हाँ, तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंद्रगुप्त, क्या? सिकंदर, सुना है मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्मा जाट संतान है। उसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उस राज्य को हस्तगत करने का प्रयास कर रहे हो। चंद्रगुप्त, हस्तगत नहीं, उसका शासन क्रूर हो गया है, मगध का उद्धार करना चाहता है। सिकंदर, और उस ब्राह्मण के कहने पर अपने सम्राट होने का तुम्हें विश्वास हो गया होगा, जो परिस्थिति को देखते हुए असंभव भी नहीं जान पाता। चंद्रगुप्त, असंभव क्यों नहीं? सिकंदर, हमारी सेना इसमें सहायता करेगी। फिर भी असंभव है। चंद्रगुप्त, मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी। सिकंदर क्रोध से, फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य है? सिकंदर सोच रहा था कि जो चंद्रगुप्त है वह सिकंदर की सहायता या मदद लेकर के मगध के अन्यायी शासक नंद को राजसत्ता से अलग करना चाहता है, लेकिन चंद्रगुप्त सिकंदर के प्रस्ताव को मना कर देता है। वह सिकंदर की सहायता नहीं लेना चाहता है। फिर सिकंदर उससे पूछ रहा है कि इतने दिनों तक तुम ग्रीक शिविर में फिर क्या कर रहे थे? यहाँ रहने का तुम्हारा क्या उद्देश्य था? चंद्रगुप्त, एक साधारण निमंत्रण और सिल्यूकस से उपकृत होने के कारण उनके अनुरोध की रक्षा, परंतु मैं यवनों को अपना शासक बनने को आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। यहाँ चंद्रगुप्त स्पष्ट रूप से मतलब कह देता है कि सिल्यूकस के आमंत्रण या निमंत्रण को स्वीकार करके ही मैं यहाँ ग्रीक शिविर में ठहरा था, वरना मैं यवनों को अपना शासक बनाने के लिए या उनको शासक बनने को आमंत्रित करने के लिए नहीं आया था। यानी मैं अपने देश पर यवनों का शासन होते हुए देखना नहीं चाहता, मैं यवनों को अपना शासक नहीं बना सकता। सिकंदर, परंतु इन्हीं यवनों के द्वारा भारत, जो आज तक कभी भी आक्रांत नहीं हुआ है, विजित किया जाएगा। चंद्रगुप्त, ये भविष्य क्रम में है, इसके लिए अभी से इतनी उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं। सिकंदर, अबोध युवक, तो गुप्तचर है? चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। अवश्य ही यहाँ रहकर यवन रणनीति से मैं कुछ परिचित हो गया हूँ। मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज आम भीख समझने की भूल न होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। तो जो यवन सेनापति और राजा सिकंदर है वह चंद्रगुप्त से कह रहा है कि क्या तुम मतलब कोई भारतीय गुप्तचर हो? तो चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं, मैं गुप्तचर नहीं हूँ और मैं निमंत्रण वैसे यहाँ ग्रीक शिविर में ठहरा था और इस कारण यवन रणनीति को कुछ समझ पाया हूँ, लेकिन मुझे गांधार के राजकुमार आम्भिक की तरह से लोभी नहीं समझा जाना चाहिए और मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु किसी यवन लुटेरे की मैं सहायता नहीं लेना चाहता। सिकंदर, तुमको अपनी विपत्तियों से डर नहीं, ग्रीक लुटेरे? चंद्रगुप्त, क्या यह झूठ है? लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना रण कला का उपहास करना है। सिकंदर, आश्चर्य और क्रोध से, सिल्यूकस? चंद्रगुप्त, सिल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त से कहने की बात चंद्रगुप्त से कहना चाहिए। आम भी शिष्टता से बातें करो। चंद्रगुप्त, सोच सर्जे भीरू कायरों की वंशक शिष्टता नहीं जानता, अनार्य देशद्रोही आम भीख। चंद्रगुप्त रोटियों की लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। तो इसमें उस लालची भीरू
और मूर्ख आम्भिक को चंद्रगुप्त डांटते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह से अपने रोजगार प्राप्त करने या किसी मतलब लोभवश सिकंदर के पास नहीं आया हूँ। सिकंदर, बंदी कर लो इसे। आम्भिक, फिलिप्स, एनिसाकिटीज टूट पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों को घायल करता हुआ निकल जाता है। सिल्यूकस, सिल्यूकस सम्राट, सिकंदर ही है क्या? सिल्यूकस, आपका अविवेक। चंद्रगुप्त एक वीर युवक, यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का द्योतक है। सम्राट, हम लोग जिस काम से आए हैं उसे करना चाहिए। फिलिप्स को अंतःपुर की महिलाओं के साथ वाल लेके जाने दीजिए। सिकंदर सोच कर, अच्छा जाओ।